अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आ चुके हैं। तारीख में पहली बार फुल कोर्ट यानी 15 जजों पर मुश्तमिल अदालत की बराह रास्त टेलीविज़न नशरियात के दौरान एक अहम तरीन कानूनी सवाल, एक पेचीदा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस अब बेंचों की तश्कील अपने 2 सीनियर तरीन जजों के मशावरत से करेंगे और उसके बाद सो मोटो केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट फैसले देती रही है उनके खिलाफ अपील का हक भी दे दिया गया है। यानी अपील जो कि उस नज़रसानी से मुख्तलिफ है जो पिछले कई अशरों से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर बड़े महदूद अंदाज में उन्हीं जजों के ज़रिए करती थी जो वो फैसले तहरीर करते थे। आज की भी फुल कोर्ट समात के ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। कल इसके हवाले से फ़ैसला आने का इम्कान भी है, मगर सबसे पहले हम चलते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से ही मौजूद हैं जनाब इरफान सिद्दीकी, साबिक़ मुशीर वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब जो कि अब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनके साथ हाल ही में इनकी तफसीली मुलाकात भी हुई है। आज के कॉलम में भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं और बहुत सी बातें अभी बताना बाकी हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब आज हमारे मेहमान हैं। पहले हम आगाज़ उन्हीं से गुफ्तगू का करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट कयूम सिद्दीकी और हसनात मलिक के साथ। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आपका ये कॉलम मैंने पढ़ा, अलविदा लंदन, और बड़ा ही जज्बाती अंदाज में आपने कॉलम लिखा और यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब की जो एक तवील अरसा जलावतनी रही है उसका पस मंज़र भी बताया। इस कॉलम से तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब बदले नहीं हैं और ना ही उनका बयानिया बदला है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अपने बयानिए को साथ लेके वापस पाकिस्तान आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने बड़ा अहम सवाल किया है और वो सवाल जो हर जहन में भी गूंजता है और लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से। मुझे अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं 1-2 मिनट इस पे लूँगा। मेरा ख्याल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस शख्स का नाम है उसकी ज़िंदगी एक जिद्दोजहद में गुजरी है और कश्मकश में गुजरी है, तगोदाव में गुजरी है, और आप यूँ भी कह लें कि एक तरह की तसादुम में भी गुजरी है। लेकिन मैं कम से कम 4 साल मियाँ साहब के बहुत करीब रहा हूँ। ये जो 2013 से 2017 तक का अरसा था, और मैं बड़े दावे के साथ, बड़े यकीन के साथ और एतमाद के साथ अपनी ये राय रखता हूँ कि नवाज शरीफ ने कभी तसादुम की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। मैंने बारहा ऐसे मौके देखे हैं कि तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई, लेकिन उन्होंने गुरेज पाई का रास्ता इख्तियार किया, उसको टालने की कोशिश की, जो मुतालबात आए वो मान लिए ताकि चले एक जो झगड़े की फ़ज़ा है वो टल जाए और तरक्की का, तामीर का, जमहूरियत का सफ़र जारी रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं नहीं समझता हूँ कि अब जब वो आएंगे तो वो उसी माइंडसेट से आएंगे। उनका माइंडसेट यही है कि मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, तामीर और तरक्की होनी चाहिए, मुल्क खुशहाल होना चाहिए, जो खित्ते में पीछे रह गया, जो सारे दुनिया के ममालिक में पीछे रह गया। ये है उनका बुनियादी बयानिया। इसी बयानिए के तसलसल में फिर बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पीछे क्यों रह रहे हैं। तो जब पीछे रहने के असबाब का, मुहर्रिकात का जिक्र होता है तो वो फिर जिक्र करते हैं मार्शल लॉ का, जिक्र करते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं हुई, जिक्र करते हैं कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, जिक्र करते हैं कि माजी में कोई भी अगर वजीर आज़म अपना ओहदा पूरा नहीं कर सका तो उसका सबब क्या है। तो उनकी शख्सियत को बुनियादी तौर पर आप मुल्क के साथ बहुत से दूसरे लीडरों की तरह बेपनाह हमदर्दी और मोहब्बत रखने वाले एक शख्स के तौर पे देखें। वो आएंगे और इंशाअल्लाह उनकी जो मैंने महसूस किया है इन 5-7 दिनों में, मेरी बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों के अलावा बहुत से वफूद आते रहे जो उनसे मिलते रहे, अलविदाई मुलाकातें करते रहे, और उनमें से हर एक में जो बात उन्होंने तवातुर के साथ कही वो यही कही कि अगर 2017 के अंदर ये जो नाम नेहाद एक प्रोजेक्ट सामने ना आता और मुल्क को डिरेल ना किया जाता तो आज 6 साल के अंदर मुल्क बहुत आगे बढ़ चुका होता और जिन मसाइल की दलदल में घेरा है ये ना होती। यही उनका बयानिया है, इसी बयानिए को लेके आ रहे हैं। लेकिन उनकी तरजीहात अव्वल जो हैं वो
महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, मुल्क की मुआशी पसमानदगी, ये वो मसाइल हैं। नौजवानों का ख़ास तौर पे, ख़वातीन का वो जिक्र करते हैं कि कितना पीछे रह गई और कितना वो हिस्सा डाल सकती हैं हमारी मईशत की तमीर में। तो मेरा ख्याल ये है कि यही उनका बयानिया होगा। लेकिन आप ये मत सोचें कि तामीर व तरक्की और खुशहाली का बयानिया लेके आने के साथ ही वो ये भी कह देंगे जी कि अब पार्लियामेंट की बालादस्ती ज़रूरी नहीं रही या वोट को इज्जत देना अब ज़रूरी नहीं रहा। वो तो उनके बयानिया का एक हिस्सा है और वो रहेगा और बड़ा मुस्तहकम हिस्सा रहेगा। इरफान सिद्दीकी साहब, आपने अपने कॉलम में भी लिखा है कि नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया कि मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ, तीनों दफ़ा तल्ख तजुर्बों से गुजरा, हर बार तसादम और महाजराई से बचने की कोशिश की, अपनी तबीयत के बरक्स बहुत सी बातें मान ली कि निज़ाम चलता रहे और मुल्क की तामीर और तरक्की का सिलसिला न टूटे, लेकिन हर बार मैं हार गया। तो अब की बार क्या ज़मानत है कि वो फिर नहीं हार जाएंगे और फिर मामला ख़राब नहीं होंगे? क्या गारंटी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी बात इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसके तहत वो वापस आ रहे हैं? जी मती साहब, एक जुमला छोटा सा रह गया जो मुझे याद पड़ता है मेरे कॉलम का, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने कहा कि मैं हार गया तो उसका अगला जुमला यही था कि बल्कि पाकिस्तान हार गया। तो वो अपनी हार को तो भूलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की हार के हवाले से जो सवाल आपने उठाया वो उनके जहन में है, वो बिल्कुल है, वो कुलबुलाता रहता है, उनके जहन में इरिटेट करता रहता है और वो उसका तज़किरा भी करते हैं। बिल्कुल इस चीज़ की कोई ज़मानत नहीं है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि मुस्तकबिल में इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे, सिवाय इसके कि हम तवक्को ये रखते हैं कि उन इदारों की तरफ से जिन इदारों की वजह से ये मसाइल जन्म लेते रहे या उन किरदारों की वजह से जो किरदार उस इदारे के अंदर से जन्म लेते और इस तरह का अदम इस्तेकाम पैदा करते रहे, हम तवक्को रखते हैं कि इंतहाई अपनी 75-76 साल तारीख के इंतहाई नागुफ्ताबे तजर्बे के बाद, इंतहाई नाकाम मिशन के बाद शायद वो ये सोच लें कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सिल्वर लाइनिंग है, बाकी कोई ज़मानत, कोई गारंटी आने वाले दिनों की मेरा ख्याल है कि देना शायद अपनी तारीख से नाइंसाफ़ी होगी। इरफान सिद्दीकी साहब, आपके इस कॉलम के मुताबिक तो ख़ुद नवाज शरीफ साहब आपसे ये पूछते रहे हैं या फिर लोगों से पूछ रहे हैं कि अपनी ज़ात और ख़ानदान से होने वाली नाइंसाफ़ी और जुल्म का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, लेकिन प्रोजेक्ट 2017 से पाकिस्तान और करोड़ों अवाम पर जो गुजरी और गुजर रही है, इसका हिसाब कौन देगा? ये सवाल तो हमें नवाज शरीफ साहब से करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब खुद ये सवाल कर रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब को इसका जवाब नहीं देना चाहिए कि 2017 में जो प्रोजेक्ट था उसका हिसाब कौन देगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फ़र्द वाहिद के साथ ज़्यादती नहीं हुई, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती नहीं हुई, सिर्फ नवाज शरीफ को उसका हिसाब नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ ये 2017 में ये काम हुआ, पूरे मुल्क के साथ हुआ, पूरी कौम के साथ हुआ। जो हम अजाब आज भुगत रहे हैं, हम सोचें कि उस वक्त बिजली कितने में मिल रही थी, रोटी कितने में मिल रही थी, IMF को हमने अलविदा कह दिया था, बेशुमार चीजें हैं अगर गिनने में आए। तो लेकिन आज हम ये जो सवाल है तो इसका हिसाब कौन देगा? ये नवाज शरीफ साहब ने अपने आप से किया या आपसे किया, किससे किया? मैं ये कह रहा हूं कि ये वो सवाल है जो हमारी तारीख के ऊपर एक सवालिया निशान की तरह पूरे पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान के तौर पर मौजूद है। इस सवालिया निशान को मादूम नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम इस सवालिया निशान को पकड़कर खड़े हो जाएं या मुल्क की जो इस वक्त की सूरत हाल है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आग लगी हुई है किसी घर को, तो क्या हम लोगों को बचाएं, सामान को बचाएं, घर को बचाएं, या ये ताक़ुब शुरू करें कि इस घर को आग किसने लगाई थी, पहले आओ गली में उसको पकड़ते हैं फिर देखते हैं। तो ये तरजीहात का मामला है। तरजीहात के मामले के अंदर ये नहीं कहा जा सकता है कि एक चीज़ को कुल्ली तौर पर उसका बाप बंद हो गया। बाप बंद भी हो सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई तरीक़ाकार होता है, दुनिया में होते रहे हैं बाप बंद। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये मसला मौजूद रहेगा, मैं उसका हिसाब लेने वाला फ़र्द वाहिद नहीं हूँ। जिस कौम के साथ गुजर रही है उस कौम पे भी वाजिब है कि इसका जवाब पाए, उन लोगों पे भी वाजिब है और उन पे भी वाजिब है किसी हद तक जिन्होंने ये काम किया कि वो कौम को बताएं, माजरत ही कर लें कि जी हमसे गलती हुई। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि मियाँ साहब जिस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं वो सबसे पहला ये है कि मुल्क जिन या अवाम जिन मसाइल से दो चार हैं
उनका किस तरह से खात्मा मुमकिन है, गरीब को रोटी किस तरह मिले, महंगाई का इजाला किस तरह हो, बिजली के निर्ख किस तरह कम किए जाएं, रोजगार के मौके कैसे पैदा किए जाएं, नौजवान बेसमती से कैसे पीछे आएंगे अगर उनको रोजगार। दीज आर द प्रायोरिटीज जो वो अपने माइंड में लेके आ रहे हैं, लेकिन वो सवाल लंदन छोड़ के नहीं आ रहे हैं, वो सवाल तो पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। अच्छा, ये पीर 2 अक्टूबर को जो लंदन में आपकी मुलाकात हुई उसी शाम नवाज शरीफ साहब से, तो उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले से अपने बयानात में कोई तरमीम की? अगर आप मती साहब में पहली दफ़ा आपने ये सवाल पूछा है और मैं पहली दफ़ा बिल्कुल सिद्ध के दिल से ये जवाब दे रहा हूँ कि उनकी किसी गुफ्तगू में किसी भी मौजूदा या किसी भी गुजरे हुए आर्मी चीफ का या आर्मी के किरदार का नाम मैंने नहीं सुना। आपके साथ कौमी मसाइल के हवाले से जरूर आपके साथ गुफ्तगू में, क्योंकि तकरीर में तो वो कहते रहे हैं मीडिया को। जी मेरी गुफ्तगू में भी मेरे साथ जो इलायदगी में उनकी बेताशा मुलाकातें हुई, बेशुमार मुलाकातें हुई, किसी गुफ्तगू में इन 2 या 3 किरदारों जिनका जिक्र कर रहे हैं वो उनके नाम नहीं आए। ठीक, बहरहाल ये बयानिया की बात तो हो गई। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ इरफान सिद्दीकी मौजूद हैं। हम इरफान सिद्दीकी की अहमियत को इसलिए भी समझते हैं कि माजी में भी नवाज शरीफ साहब की जो तकारीर लिखने वाले कुछ सीनियर सहाफ़ी थे, उनकी तकारीर के बाद भी बहुत कुछ हुआ। तो अब इरफान सिद्दीकी साहब से पूछेंगे कि अब की बार, अब जबकि ये कातिब तकरीर का जो किरदार वो निभाएंगे, तो इससे कुछ मसाइल दोबारा से तो पैदा नहीं होंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।